जो कि अलग अलग मुसीबतों से घिरा हुआ परेशानी झेल रहा है। पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। आईएमएफ के बड़े फरमान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान को आया है आईएमएफ का बड़ा फरमान। इसमें बजट में 15,000 अरब के टैक्स लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है। आईएमएफ ने कर छूट पर जताई है कड़ी आपत्ति। आईएमएफ के आदेश से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा असर भी पड़ेगा, लेकिन आईएमएफ जो कि कर्ज देता है लेकिन शर्तों के साथ। अब ये एक शर्त जो कि पाकिस्तान सरकार के सामने रख दी गई है। अब जिस तरीके से टैक्स को लेकर ये हिदायत दी गई है, आदेश दिया गया है, अगर पाकिस्तान में उसे अमल में लाया जाता है तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, लचर हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान को आईएमएफ का बड़ा फरमान सामने आया है। यहाँ बजट में 15,000 अरब के टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। आईएमएफ के इस आदेश को लेकर पाकिस्तान में खलबली देखी जा रही है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है क्लेश और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस क्लेश के बीच में क्या करेगी पाकिस्तान की आवाम, ये भी देखना दिलचस्प है। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगले बजट में 15,000 अरब रुपए का टैक्स का प्रस्ताव रखा जाए। साथ ही चागी ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजनाओं पर टैक्स छूट न दी जाए। विदेशी निवेश पर टैक्स छूट से पाकिस्तान का राजस्व प्रभावित होगा। सीधे तौर पर टैक्स जीडीपी को बढ़ाकर 13% टैक्स बढ़ाए पाकिस्तान सरकार, ये भी एक निर्देश है। साथ ही साथ गैर टैक्स राजस्व से 2,745 अरब रुपए पाकिस्तान को जुटाने हैं। पाकिस्तान ने 2024-25 में 12.97 हजार अरब रुपए का टैक्स संग्रह लक्ष्य रखा। ऐसे में पाकिस्तान के पास ना कोई ठोस रणनीति है, ना ही कोई आर्थिक सुधार की योजना है। आईएमएफ जो कर्ज देता है लेकिन शर्तों के साथ, अब ये जो नई शर्त है इसको लेकर पाकिस्तान की आवाम में खलबली भी देखी जा रही है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये टैक्स का बड़ा बोझ उन पर मढ़ दिया जाएगा सरकार की ओर से तो फिर आगे घर खर्च कैसे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी है, महंगाई है, लाचारी है, गरीबी है, और इन सब के बीच अगर टैक्स का एक और बोझ पाकिस्तानी सरकार की ओर से पाकिस्तानी आवाम पर पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान पर इसका असर किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तानी हुकूमत अब ज्यादा टैक्स वसूलेगी। टैक्स में इजाफा होने से जनता पर सीधा सीधा चोट होगी, असर होगा। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। अब पाकिस्तान का दिवालिया होना लगभग तय समझिए। आईएमएफ की कड़ी शर्त से पाकिस्तान में समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कर्ज लेना भी है, उसके लिए भी ऑप्शन कुछ है नहीं। कर्ज लेगा आईएमएफ से पाकिस्तान तो शर्तें भी पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो आईएमएफ आगे मदद से हाथ पीछे खींच लेगा। अब ऐसे में गर्त में जाती हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नजर आ रही है। कैसे, आप जानिए। 2022 से भीषण आर्थिक संकट का दौर चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इतिहास का ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। कच्चे तेल का आयात मुश्किल हो रहा है। ईंधन की कमी से बंद हो गए हैं कई कारखाने भी। खर्च में कटौती के लिए कई सरकारी विभागों पर ताला लगाने की भी खबर है। पैसे बचाने के लिए 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी निकाल दिए गए। आप समझिए कि 2022 से संकट शुरू हुआ और अब अपने चरम पर है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये सबसे बुरा दौर आर्थिक संकट का अब तक का देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये निर्देश आईएमएफ की तरफ से सामने आया है, अब पाकिस्तान सरकार आगे करेगी क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। इसको लेकर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। अब कर्नल सिरोही, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत। पाकिस्तान को लेकर अलग अलग खबरें हम अलग अलग वक्त पर दिखाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से पाकिस्तान संकट में घिरा हुआ है। इस खबर के बाद और ज्यादा पुख्ता हो जाती है ये जानकारी। आईएमएफ की शर्त नहीं मानता है अगर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान सरकार, तो क्या होगा, और अगर शर्त मान ली जाती है तो उसका बोझ कैसे पड़ेगा लोगों पर। रत्ना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इस खास मुद्दे के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत अहम सवाल है, और मेरा ख्याल जो है पाकिस्तान, हम नहीं, हर पाकिस्तान का नागरिक जो है इसके बारे में सोच रहा होगा। अभी जो ये इंग्लिश में एक कहावत है कैश 22, अभी पाकिस्तान एक कैश 22 प्रॉब्लम में फंस गया है। अगर वो आईएमएफ का लोन नहीं लेता है या उसको आईएमएफ का लोन नहीं मिलता
तो उसका जो इकोनॉमिक संकट है, जो आर्थिक संकट है, वो और ज्यादा गहरा जाएगा। और अगर वो आईएमएफ की शर्तें मान लेकर टेक वो जो है लोन ले लेता है, तो उसके बाद जो उसकी जनता है, जो ऑलरेडी महंगाई की मार में दबी हुई है, ऑलरेडी प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं, हर चीज खाने की चीजों के भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, डॉलर उनके जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो ये एक बहुत भारी संकट है, और ये जैसे आपने बताया है 2022 से चल रहा है। अभी आईएमएफ ने इनको पिछले साल $7 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था, लेकिन लोन सैंक्शन के लिए उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उनको देखते हुए हम इस लोन को रिलीज करेंगे। तो अभी $1 बिलियन की उनके लोन के रिलीज करने की उम्मीद है। और जो कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के साथ तकरीबन 85% जो हमारी बातचीत जो है वो बिल्कुल सही हो गई है। सिर्फ 15% बातें और बची हैं। एक बारी वो और आईएमएफ उनसे संतुष्ट हो जाता है तो हमको लोन मिल जाएगा। अभी लोन तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें कई चीजें जो है आईएमएफ ने शर्तें लगाई हैं। जैसे उसने कहा है जो ग्वादर चागी का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। जब पाकिस्तान ने ये शुरू किया था उस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कह के करवाई थी कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशन देंगे। अगर वो अब टैक्स एग्जम्पशन नहीं देता है तो बाहर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें थोड़ा सा अजीफा हुआ है, तकरीबन 50% जो है 20% वो थोड़ा बड़ा है, वो भी घट जाएगा। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी कम हो जाएगी अगर ये शर्त आईएमएफ की मान ली। नंबर एक। नंबर दूसरा जो है, चाइना के साथ इतना कर्जा ले चुका है पाकिस्तान कि अब उसको उसका जो है इंटरेस्ट सूद देना भी उसके लिए मुमकिन नहीं। तीसरा जो है, जो शर्त रखी गई है, जैसे आपने बताया था 15 ट्रिलियन डॉलर्स का कम से कम उनको जो है टैक्स टारगेट हासिल करना है। अब वो टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स वो जो है पब्लिक से आएगा, चाहे वो आप प्राइजेस पेट्रोल के बढ़ाएं, चाहे आप गैस के प्राइजेस बढ़ाएं, चाहे आप बिजली के प्राइजेस बढ़ाएं या और चीज़ें बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है। लोन लेना भी मुसीबत है, लोन ना लेना भी मुसीबत है। तो इसमें जो है पाकिस्तान की अगर लोन मिल भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनका कोशिश पूरी कर रही है कि लोन ले, और उसके बाद वो पूरा का पूरा लोन के जो शर्तें हैं, अगर वो सारी शर्तें मान लेती है पाकिस्तान की सरकार, तो वहाँ की जो जनता है जो ऑलरेडी महंगाई की मार में दबी हुई है वो और ज़्यादा दब जाएगी। अब जिस तरीके से आपने बताया कि या तो शर्त माननी पड़ेगी, और अगर शर्त मानते हैं तो इसका पूरा का पूरा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ेगा। लेकिन हम तो पहले से ही पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात पर बात करते हैं। हम बताते हैं कि कैसे टैक्स बढ़ रहा है, हम बताते हैं कैसे बहुत नॉर्मल चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, और ये सारी परेशानी फिर पाकिस्तान आवाम को झेलनी पड़ती है। कर्नल सिरोही, आप रहिए मेरे साथ में। शहबाज सरकार को लेकर एक और जानकारी है। शहबाज सरकार के मंत्रियों अधिकारियों पर किस तरीके से मेहरबानी अब हो रही है ये बता दें। मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों की सैलरी में इजाफे की खबर है। मंत्रियों और अधिकारियों की सैलरी में इजाफा होगा, और यहाँ 188% के इजाफा होने की बात सामने आ रही है। यानी क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी। आम जनता महंगाई और बुनियादी जरूरतों से परेशान है। आर्थिक संकट के बावजूद नेताओं पर, अधिकारियों पर आखिर ये मेहरबानी कैसी? एक तरफ तो आर्थिक संकट पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और आर्थिक संकट भी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी कि बुरे चरम पर है। और ऐसे में अगर शहबाज सरकार मंत्रियों और अधिकारियों पर मेहरबान है या फिर उनकी सैलरी में इजाफा कर रहा है, वो भी 188% का, तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। कर्ज के दलदल में यहाँ पाकिस्तान फंसा हुआ है, और अलग अलग देशों से अलग अलग कर्ज वो ले चुका है। अब देखिए कि किस किस से कितना कर्ज अब तक पाकिस्तान के जरिए लिया जा चुका है। चीन, जहाँ पर अब 29 अरब डॉलर का कर्ज चीन से लिया जा चुका है पाकिस्तान के जरिए। सऊदी अरब जो कि 19.63 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है पाकिस्तान को। आईएमएफ के जरिए 7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने लिया है, और वर्ल्ड बैंक ने तो उससे भी ज्यादा 23 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। और कुल मिलाकर अगर आप इन सभी को ऐड कर लें तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ पड़ा हुआ है, और कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान ऐसा लगता है कि दिवालिया होने की कगार पर है, या फिर बस दिवालिया होने ही वाला है। कर्नल सिरोही,
ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप पहले से कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, फिर आईएमएफ की शर्त को लेकर लोगों में चिंता है, लेकिन शहबाज सरकार के फैसले तो बड़े अजीबोगरीब से हैं। नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 188%। रचना जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस देश में खाने के लाले धाने पड़े हों, उस देश की सरकार अपने मंत्रियों को, अपने लेजिस्लेचर्स को, अपने लॉ मेकर्स को 188%, आप कभी भी देखें भारत में भी जब सरकारी कर्मचारियों का पे कमीशन भी बैठता है, जो कि 10 साल में एक बार बैठता है, उस 2-3 साल तक उसके ऊपर मंथन किया जाता है, तब भी इतना बढ़ाव कभी भी इतनी जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन वहां पे वो सरकार है जो कि पैसे के, जैसे आपने अभी जिक्र किया है, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, आईएम से, वर्ल्ड बैंक को अगर उसको टोटल किया जाए तो मेरा ख्याल 60-70 बिलियन डॉलर्स का उसके ऊपर लोन है। तो उसका मतलब ये है कि हर आदमी पाकिस्तान का बोझ के नीचे, कर्जे के नीचे दबा हुआ है और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहेगा। या तो वो आईएमएफ की शर्तों को मानेगा और या फिर जो है चीन के पास अपना देश की हर चीज गिरवी रखता चला जाएगा, क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर पाएगा। और जैसा हम देख रहे हैं सी पैक कॉरिडोर में चाइना ने इतना पैसा लगा दिया है कि वो पैसा जो है चाइना इनसे वसूल करेगा। अभी सवाल ये आता है कि ये क्यों हो रहा है। इसके 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में, अगर आप देखेंगे पिछले, ये आज की बात नहीं है, पिछले 20-30 साल से ये हाल है, लेकिन 2022 के बाद ज्यादा बढ़ गया है। उसके मुख्य कारण ये है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये नहीं पता कि कौन सी सरकार कितने दिन रहेगी। कोई भी सरकार वहां पे पूरे 5 साल नहीं काट चुकी है। इसलिए सरकार का काम ये है कि जो उनके साथ अलायंस में, जो कोलिशन में उनके साथ पार्टी आई हुई है, उनको खुश करने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाए, क्योंकि उनको सरकार में रहना है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कारण है। दूसरा है, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स आपके बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन एड के ऊपर ही चल रही है, चाहे वो एड हो चाहे लोन हो, तो वो उसी के ऊपर चल रही है, उनका आपस में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि जैसे भारत ने हमारा भी एक एग्रीकल्चर जो था मेन प्राइमरी सेक्टर होता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने प्राइमरी सेक्टर से हटके इंडस्ट्री सेक्टर में की तरफ बढ़े हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज, जैसे आपने खुद बताया है, इंडस्ट्रीज में बजाय बढ़ने के उनके ताले लगने शुरू हो गए। तो वहां पे सारा का सारा, और यहाँ के बड़े हंसी की और मजाक की बात है कि वो वहां से अपने गधे एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो है फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं की। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है जो मैं समझता हूं, उनकी पाकिस्तान की आर्मी है। क्योंकि चाहे वहां पे सरकार शहबाज शरीफ की हो, नवाब उसकी हो, या फिर जो उससे पहले इमरान खान की हो, हाँ। चलती वहां पे आर्मी की है। और जिस भी देश में आर्मी की चलती है, उस देश का जो है आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरी खबर है, ये एक बार फिर से उस तरफ इशारा कर रही है जिसमें हम कहते भी हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत के चेहरे बदल जाते हैं, हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती वहां की ये पॉलिसी। क्या आइए अपनी जेबें भरिए, अपना और अपने परिवार का भला कीजिए और जनता को झोंक दीजिए उनकी परेशानियों में जूझने के लिए। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, जो कि पाकिस्तान के हालात पर अपनी राय रखेंगे। मेजर शाह, स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज पर। जो हालात पाकिस्तान के सामने हैं, अपनी जेबें भरने की तैयारी एक बार फिर से हो रही है। हमने 2 खबरें बताई, एक तो ये कि आईएमएफ ने शर्तें रख दी हैं और टैक्स का अलग से बोझ अब पाकिस्तान की आवाम पर पड़ने वाला है। दूसरी खबर हमने बताई कि उधर शहबाज सरकार की तैयारी है अधिकारियों की, मंत्रियों की, नेताओं की सैलरी बढ़ाने का, वो भी पूरे 188%। यानी जो अब तक होता आया है वही एक बार फिर से पाकिस्तान में होने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए, 2 मुल्क जिन्होंने अपना सफर तकरीबन एक ही दौर पे शुरू किया। पाकिस्तान ने तो हमसे कुछ घंटों पहले अपना सफर शुरू किया। अब दोनों मुल्क एक तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है। चांद आसमान कहां अपनी पहुंच गया, दूसरा भी जा रहा है, लेकिन वो पीछे की ओर जा रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया था अर्ली 50s में, क्योंकि नेचर ऑफ इकोनॉमी जो थी वो काफी डूब रही थी, पैसों की कमी आ रही थी। इनको लगा कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। जैसे कि हम इंश्योरेंस करते हैं ना अपने गाड़ी का या घर का, कहीं पे अगर कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस के पैसे आएंगे, बस ठीक उसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया।
फिर इन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया, आईएमएफ ने इनको कर्जा मुलाया कराया, कर्जा दिया जनरसली। मगर इन्होंने क्या किया, जब कर्जा लेते हैं आपका मॉरल जिम्मेदारी बनती है वो कर्जे को लौटाना टाइम पे, भले ही वो पूछे या ना पूछे। मगर पूछने के बावजूद भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, उन्होंने कर्जा नहीं लौटाया, उसके बावजूद भी फिर से दोबारा उन पे आफत आई, पाकिस्तान ने फिर से पूछा हमें फिर से कर्जे की जरूरत है, आईएमएफ ने फिर से कर्जा दिया। हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया है आईएमएफ से, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से हमने अपने जिम्मे पे वापस लौटाया है। अन्य मुल्कों ने भी लिया है कर्जा, ठीक है, आईएमएफ है ही वो बॉडी लोगों की मदद करने के लिए, तभी कहते हैं उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान ने कितने बार कर्जा लिया है, कितने बार डिफॉल्ट किया है, अनगिनत बार। अब पिछले साल की मैं बात करता हूं, लेटेस्ट पिछले साल 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम आई हुई थी आईएमएफ की पाकिस्तान के अंदर, उनका मुलायदा करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उनसे बातचीत, टेबल पे बातचीत हुई, लेकिन बातचीतें कुछ निकल कर नहीं आई। तो आईएमएफ ने फिर कुछ शर्तें रखी थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि आप कुछ शर्तें रखी थी इन्होंने, मगर बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, मगर पाकिस्तान को वो शर्तें मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा अगर हम ये शर्त रखते हैं तो फिर हमारे पे ये भारी पड़ जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा। बेगर्स कैन बी चूजर्स। अगर किसी को डेस्परेटली कुछ चीज की जरूरत है, क्या वो उस पोजीशन पे है कि वो बैठ के नेगोशिएट कर पाएगा? नहीं, उसको पूरी शर्तें माननी ही पड़ेंगी किसी भी हालत में। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बिना आईएमएफ के तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स ऑलमोस्ट हो गई है, और भी ज्यादा कोलैप्स हो जाती, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मगर इनको शर्तें मंजूर नहीं थी आईएमएफ की, बहुत रीजनेबल शर्तें थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई अनरीजनेबली शर्तें लगा दी हुई हो। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम अपने मुताबिक चलेंगे। अब चलो भाई, आपको अपने मुताबिक चलना है, तो इनकी इतनी गंदी खराब नौबत आ गई थी कि जैसे कि सर ने बताया, रोहित सर ने बताया अभी, कि ये बाघ बेच रहे थे, शेर बेच रहे थे गधों के माफिक चीन को। इतनी बुरी हालत आ गई थी। उनके पूर्व वजीर आजम इनफैक्ट इमरान खान ने तो अपने, उनपे तो तोशाखाना का केस लगा था, घड़ियां बेचने का आरोप था। तो आप देखिए वहां पे खाने पीने के लाले पड़ गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो जब आप अपना घमंड, अपना झूठा घमंड दिखाएंगे और आप बोलेंगे कि हमको मंजूर नहीं है आपकी शर्तें, अब क्या हुआ? अब दोबारा जब बहुत बुरे हाल हो गए पाकिस्तान के, फक्कड़ हाल हो गए, तब जाके देखिए भिखारी कटोरा लेकर जहां जहां गए, मिडिल ईस्ट गए, चीन गए, शहबाज शरीफ, और चीन में जी जिनपिंग के पास वहां पे 5 दिन रह के आए चीन में। 5वें दिन में जी जिनपिंग ने उनको भगा दिया वहां से, खाली हाथ सूखे, भागो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। तो इस तरीके से जलील करके भगाया वहां से। तो फिर पाकिस्तान अभी चीन के सही कहा था इससे पहले आपने, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और यही पाकिस्तान के सामने है। जगह जगह भीख का कटोरा लेकर घूमना अब मजबूरी बन चुका है। और इन सबके बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। भीख मांगने काबुल पहुंचा है शहबाज का दूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर तनाव की स्थिति तो है ही, पिछले 3 साल से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है तालिबान। तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को शरण दे रखी है, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को शरण दे रखी है, पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा नहीं है। साथ ही साथ पिछले 3 साल से तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द भी बना हुआ है। और अब यहाँ पाकिस्तान का दूत यानी कि शहबाज शरीफ का दूत अब पहुंचा है एक तरीके से भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और काबुल पहुंचा है शहबाज का दूत, जिसके जरिए अब कहा यह जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जो तनाव की स्थिति है क्या वो कम हो जाएगी। कर्नल सिरोही, हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें तो हुई हैं, अब शहबाज सरकार के जरिए, आसिम मुनीर के जरिए ये बताया गया है कि हाँ तालिबान से रिश्ते हमारे अच्छे हैं, लेकिन कहा कुछ जाता है, असल में होता कुछ है। अब ये जो दूत भेजा है, किसी भी तरीके से कोई राहत की उम्मीद है क्या? सबसे पहले तो पाकिस्तान इतना डर चुका है, उनकी पाकिस्तान आर्मी इतनी डर चुकी है, क्योंकि ये जो दूत गया है शहबाज शरीफ का दूत नहीं है, ये एक्चुअली वहाँ की आर्मी का दूत है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेवार पाकिस्तान की आर्मी है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से और टीटीपी से इतनी डर चुकी है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए,
अच्छे होने से क्या होगा कि जो फौज अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है बॉर्डर की हिफाजत के लिए, वो फौज की टुकड़ियां जो है वहां से निकाली जाएं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के जो हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जाए। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस गया है। अंदरूनी हालात उसके बलूचिस्तान में भी और टीटीपी के साथ बहुत बुरे हैं और उसको पता नहीं है कहाँ पे कब हमला हो जाए। उसके सैनिक जो है, रिपोर्टें यहाँ भी तक भी आई थी कि तकरीबन 2,500 सैनिकों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, जो कि बलूचिस्तान में वहाँ पे डिप्लॉयड थे। तो ये सब हरकतें देख के पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अफगानिस्तान से किसी तरीके से अगर हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं तो वहां से हम फौज को हटा के, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ फौज लगी है, दूसरी तरफ भारत के साथ फौज लगी है। और ये तो शुक्र है कि भारत के साथ सीज फायर है। अगर सीज फायर नहीं होता तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जो थोड़ी बहुत फौज इनकी लड़ रही है वो भी नहीं मिलती। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत से तो उनको मदद मांगने में शर्म आती है। अगर वो भीख मांगेंगे तो वो सबसे भीख मांग लेंगे, लेकिन भारत से भीख नहीं मांगेंगे। तो वो वहां पे सिर्फ शांति की भीख मांगने गए कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो हम अपनी फौज की टुकड़ियों को भारत से तो मदद वैसे भी मांगने का मुंह नहीं है ना। जब भारत के खिलाफ लगातार साजिशें होती रहती हैं और उन साजिशों के सबूत आए दिन मिलते रहते हैं, तो भारत से तो किस मुंह से ही मदद मांगेंगे। मेजर शाह, ये जो अभी रहम की भीख मांगने की जो अभी कर्नल सिरोही सर ने भी कहा कि वहां सेना का दूत गया है, शहबाज शरीफ का दूत नहीं, इस दूत का जाना क्या किसी भी तरीके से राहत दे रहा है पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी, और सर ने भी, रोहित सर ने भी बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, पाकिस्तान में क्या है ना कि उसकी सेना हमेशा रूल करती है, उनके सेना का दूत गया है, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का नहीं। अब आप इनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, 1951 में जब लियाकत अली खान जो उनके पहले वजीर आजम थे, उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद फिर देखिए जनरल अयूब खान जुल्फिकर अली भुट्टो को लेकर आए थे सत्ता में, और वो बन गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से जाने लग गया था। उसके बाद इनको ही हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत को लेजिटिमाइज करने के लिए इनको मारा गया, इनको फांसी पे चढ़ाया गया। आप देखिए जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आए थे, जो 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। आप देखिए जनरल बाजवा साहब लेकर आए थे इमरान खान को, बाद में इन्हीं को ही भगाया। नवाज शरीफ को जाना पड़ा, भगोड़ा पड़ा लंदन अपने 3 हफ्ते के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। बेहतर भुट्टो का वहां पे असैसिनेशन हुआ। अब आप देखिए पाकिस्तान की सेना जो है, यहाँ पर भी सेना अपने हावी हो जाती है सरकार के ऊपर, सेना की बात माननी पड़ती है। वहां पे दे आर इन फॉर ट्रबल वाटर्स, ये गारंटी है इस बात की 100%। तो पाकिस्तान, जब जैसे कि आपने बताया कि वो पाकिस्तान के आम नागरिक थे, वो गए थे कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, भीख मांगने के लिए। कभी सुना है कहीं पे कि कोई जा रहे हैं भीख मांगने? उनके सैनिक फौज छोड़ के 2,500 लोगों ने इसलिए दे दिया है, वो जाएंगे बाहर, उनको वहां नौकरी नहीं करनी है। उनको मालूम है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, उनको दिख रहा है आते हुए। अब जो राष्ट्र है, अब इतना ज्यादा बेशरम हो, जो जाके इनको शर्म नहीं, बिल्कुल भी कोई हया नहीं। वहाँ की सरकार लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की जो जनता आवाम है उनकी कोई कसूर नहीं है, वो तो वहाँ पे अपने बस लीडरशिप। बेशर्मी के साथ साथ इसे फजीहत भी कहेंगे जो पाकिस्तान बार बार रह रहकर कबाता है। एक तरफ तो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही अंदरूनी मसलों से निकल नहीं पा रहा और उधर तालिबान के पास पहुंच गए हैं राहत की उम्मीद करते हुए।